नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप। तो आप बोलोगे मुझे यूट्यूब पे तो बहुत सारे रोड मैप के वीडियोस मिल जाएंगे, तो इस रोड मैप में क्या डिफरेंट है। अब देखो, आप कोई भी चीज़ सीखते हो ताकि उसके बेसिस पे आपको अच्छे से जॉब मिल जाए, राइट। और कंपनीज में जनरली जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है या फिर जो टेक्नोलॉजीज का मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है उसके बेसिस पे ही जल्दी जॉब मिलते हैं। तो मैंने इस रोड मैप में वही टेक्नोलॉजी इंक्लूड की है जो ज़्यादा डिमांड में है और जिसको सीखने के बाद आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। क्योंकि देखो, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो मिनिमम आपको 6 महीने तो देने हैं, किसी-किसी को 1 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो सीख रहे हो आगे जाके डिमांड में नहीं रहे। तो मैंने वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड की है जो आगे जाके भी डिमांड में रहने वाली है। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि यार फुल स्टैक डेवलपर तो मार्केट में बहुत सारे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि जॉब मिलना मुश्किल है। तो मैंने इसलिए 2 रोड मैप बनाया है। पहला रोड मैप जिसको सीखने के बाद आप उस क्राउड का पार्ट हो जाओगे, यानी कि आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाने लगोगे। लेकिन आपको जो जॉब मिलेगा ना वो एवरेज जॉब मिलेगा और जल्दी जॉब मिलता नहीं है एज़ अ डेवलपर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, राइट? इसलिए मैंने एक और रोड मैप बनाया है जिसको सीखने के बाद आप उस क्राउड से हट के आपके पास एक वीआईपी टिकट मिल जाएगा। यानी कि उस क्राउड से आप स्टैंड आउट कर जाओगे, ठीक है? क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर लोगों को लगता है सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बैकएंड थोड़ा-मोड़ा सीख लिया तो हो गया फुल स्टैक डेवलपमेंट। जी नहीं, इसका मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी रहती है। इसलिए मैंने 2 रोड मैप बनाया है जो आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अब एआई आ गया है तो क्या वेब डेवलपर्स का आगे जाके डिमांड रहने वाला है? देखो, मैं भी अपना रेगुलर एआई यूज़ करता हूँ डेवलपमेंट के लिए और एआई अभी भी एक इंटर्न का समझ लो काम कर सकता है। इसलिए देखो, एज़ अ फ्रेशर अब जाओगे तो जॉब मिलना अब मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अब आपको एज़ अ थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन बन के जाना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा। और एआई किसी को रिप्लेस नहीं करने वाला है, आगे जाके और मार्केट में जॉब बढ़ने वाला है। जो लोग साथ में एआई भी सीखेंगे उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा मार्केट में। और देखो, अभी सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर आपको नहीं बनना है, साथ-साथ में एक नया टर्म आया है मार्केट में, जनरेटिव एआई। तो अब जो कंपनीज़ को रिक्वायर्ड है फुल स्टैक प्लस जनरेटिव एआई डेवलपर्स का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए मैंने रोड मैप में ये सारे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किए कि आपको ये सब चीज़ें भी सीखनी चाहिए। और आपके लिए एक और खुशखबरी है, मैंने स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑन चैनल कोड एंड फन, जिसमें मैं पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करने वाला हूँ, प्लस आगे जाके जनरेटिव एआई का भी कोर्स इंक्लूड करने वाला हूँ उसके अंदर। तो फटाफट जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप फॉलो कर सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग थियरी बहुत ही कम कर रहे हैं और ज़्यादातर ट्राई कर रहे हैं सब कुछ प्रैक्टिकली करें। और कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने को। तो अभी तक हम लोगों ने गिट एंड गिटहब कंप्लीट कर लिया है, एचटीएमएल कंप्लीट कर लिया है, सीएसएस भी कंप्लीट हो गया है और उसके बेसिस पे 2-3 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। तो मंडली, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो आपको ये सारे टर्म पता होने चाहिए कि बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, एपीआईज़ क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है। तो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती है। हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो एकदम साफ-सुथरा रहता है रेस्टोरेंट में, एकदम मस्त चकाचक लाइट रहती है, सब कुछ ऑर्गनाइज़ रहता है। तो वो होता है आपका फ्रंट एंड, यानी कि जब आप किसी ब्राउज़र में कोई वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप देखते हो यार सब कुछ मस्त एनिमेट हो रहा है, एकदम मस्त कलरफुल रहता है सब कुछ। तो वो जो वेबसाइट आप ओपन करते हो ब्राउज़र में वो हो जाता है आपका फ्रंट एंड। लेकिन अब रेस्टोरेंट के जैसे किचन में जाते हो, सब कुछ देखते हो ऑर्गनाइज़ रहता है, कोई-कोई किचन में ऐसा लगता है कि देख के खाने का मन नहीं करता है, राइट? तो वो होता है बैकएंड रेस्टोरेंट का। तो वैसे ही जो वेबसाइट होती है उसका भी बैकएंड होता है, जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है। तो सब खाना-पीना सब आपका कहाँ पे बनता है? किचन के अंदर बनता है। वैसे ही जो वेबसाइट होता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पे होता है? बैकएंड में होता है। ठीक है? थोड़ा बैकएंड जो होता है अनऑर्गनाइज्ड होता है हमेशा। ठीक है? तो ये होता है आपका बैकएंड। अब उसके बाद देखो, अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे उसके लिए चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, राइट? तो इंग्रेडिएंट मोस्टली कहाँ पे हम लोग, एक स्टोर रूम होता है, हर एक रेस्टोरेंट का एक स्टोर रूम रहता है जहाँ पे वो सारे इंग्रेडिएंट पड़े रहते हैं और जो भी चाहिए वहां से लेते हैं वो लोग और किचन में उसको बनाते हैं। वैसे ही जो बैकएंड होता है वो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। अब डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको चाहिए डेटा, उसके लिए एक होता है डेटाबेस, जैसे स्टोर रूम होता है वैसे एक डेटाबेस होता है जहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा रहता है। ठीक है? तो वहाँ से जो बैकएंड होता है वो डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई लॉगिन कर रहे हो, तो जब लॉगिन करते हो तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। अब वेबसाइट क्या चेक करता है कि आप ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं हो, राइट? तो वो क्या करता है, जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो बैकएंड के पास भेजता है। ठीक है? बैकएंड क्या करता है, वो यूजर नेम पासवर्ड लेता है, उसको डेटाबेस में पहले चेक करता है कि क्या ये यूजर नेम पासवर्ड का कोई बंदा है डेटाबेस में। तो वहां से सारा डेटाबेस में से निकालता है और चेक करता है कि
इस यूजर नेम और पासवर्ड का कोई बंदा रहेगा तो आपको लॉगिन करके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, अदरवाइज वो आपको बोलेगा आप ऑथराइज नहीं हो इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम करता है। अब एपीआई का क्या काम होता है? देखो, मैंने क्या बोला, आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन क्या करोगे, आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। तो एपीआई का क्या काम होता है? तो जैसे ही रेस्टोरेंट में आपका जो खाना रहता है, आप क्या खुद जाके किचन में लेने जाते हो? आप खुद ऑर्डर लिखते हो और किचन में जाके देते हो? नहीं, राइट? हर एक रेस्टोरेंट में मोस्टली क्या होता है, वेटर होता है। वेटर आपका ऑर्डर लेता है, उसके बाद किचन में जाता है, वो देता है, उसके हिसाब से आपका जो ऑर्डर है वो बन के आता है और वेटर ही लेके आता है वापस। तो वैसे ही जो एपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, जो भी फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप फ्रंट एंड से क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो, लॉगिन का, तो यूजर नेम पासवर्ड ये जो एपीआई है लेके जाएगा किसके पास, बैकएंड के पास। बैकएंड इसको प्रोसेस करके बताएगा कि ये ऑथराइज यूजर है कि नहीं। उसके बाद एपीआई वापस से उसको रिस्पॉन्स देगा, किसको, फ्रंट एंड को, हाँ भाई तुम ऑथराइज हो कि नहीं हो। एपीआई का काम क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, एपीआई करता है। देखो, इसी को पूरा सब कुछ मिला दोगे तो ये बन जाता है फुल स्टैक। ठीक है, बैक एंड, फ्रंट एंड, एपीआई, डेटाबेस, ये सारा चीज जो बनाता है, उसको मैनेज करता है, वो बनता है फुल स्टैक डेवलपर। और ये सारी चीजें मिलकर बनती है फुल स्टैक। ठीक है, अब आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। अब देखो, जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो सब कुछ करता है, यानी कि फ्रंट एंड भी संभालता है, बैक एंड भी संभालता है, आपका डेटाबेस भी संभालता है। जैसे कि ये भाई अपने चार्ट वाले, ये यहाँ पे जाओगे तो ये भाई खाना भी बनाएंगे, आपसे ऑर्डर भी लेंगे, आपको खाना देंगे भी, तो सब कुछ काम यहाँ ये खुद ही करने वाले, तो इसलिए ये बन जाते हैं फुल स्टैक डेवलपर। जी नहीं, आप चार्ट वाले नहीं बनोगे ऑब्वियसली। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली क्या होता है, जो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई सब कुछ संभालता है, डिप्लॉयमेंट से लेके सब कुछ संभालता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो देखो, मार्केट में दो टाइप के डेवलपर होते हैं। एक होते हैं एवरेज डेवलपर, जो मीडियम स्केल एप्लीकेशन पे काम करते हैं। एक होते हैं प्रो लेवल डेवलपर, जो लार्ज स्केल यानी कि इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर जोमेटो हो गया। ये सब क्या है, मिलियंस ऑफ यूजर ये सारे एप्स यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो रोड मैप बनाया है। एक रोड मैप यहाँ पे जो जनरली आपको यूट्यूब पे ये वाला मिल जाएगा, उसके बाद एक और प्रो लेवल रोड मैप बनाया है। ठीक है, तो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड कर लेना, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना। ठीक है, तो देखो, लेकिन ये जो बेसिक वाला है, ये सबको ही फॉलो करना है। अब आपको प्रो बनना है तो प्रो वाली चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो वो सीखना है कि नहीं वो आप डिसाइड करना बाद में। चलो देखते हैं। तो पहली चीज आपको देखो फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ऑलराइट, जैसे कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एचटीटीपीएस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी, यानी कि पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आता है गेट एंड गेटअप वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसको बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल, यानी कि 100, 200, 1000 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं, वो आप गेट एंड गेटअप में सीख जाओगे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से टूल है जो कोडिंग के लिए और डिबगिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कि वीएस कोड काफी ज्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो जिसमें आप कोड लिखते हो। ठीक है, तो वीएस कोड काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद कर्सर है, और भी बहुत सारे अभी आने वाले, क्योंकि एआई आ गया, तो सब में लोग एआई इंटीग्रेट कर करके रैपर बना के आपको बेच रहे हैं। नेक्स्ट, कमांड लाइन बेसिक्स, यानी कि थोड़े बड़े आपको स्क्रिप्ट या और कमांड्स लिखने आने चाहिए। ठीक है, जिसमें लिनक्स कमांड मोस्टली यूज होता है। एंड उसके बाद आता है आपका फ्रंट एंड बेसिक्स, जिसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सीखना ही पड़ेगा। HTML आपको पता है कि यूज होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, CSS उसको डिजाइन करने के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर बिहेवियर यानी कि एक्शन डालने के लिए होता है, जस्ट लाइक आपके ब्रेन। उसके बाद आता है आपका फ्रेमवर्क्स, ये सब हो गया, बेसिक सीख लिया आपने। उसके बाद फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, व्यू है, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल के लिए रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा फेमस है और बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है, तो आप इसको सीख सकते हो। उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, तो उसके लिए रिडक्स टूल किट और जस्ट एंड ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज आते हैं यूज करने के लिए। एंड उसके बाद आप CSS के कुछ फ्रेमवर्क, जैसे कि टेलविंड CSS है, और सैटसीएन जो है UI लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आपको प्री बिल्ड कंपोनेंट मिल जाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये सब फास्ट डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आपको बैकएंड के बेसिक सीखने हैं। बैकएंड में क्या आता है, नोड जेएस। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो नोड जेएस सबसे बेस्ट है, तो नोड जेएस से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है आपको। अगर नोड जेएस का समझ में आ गया तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। वैसे और भी है, गो है, जावा है, सब में बैकएंड बनाया जा सकता है, लेकिन नोड जेएस जनरली लोग, अगर जो बिगिनर्स हैं, नोड जेएस से स्टार्ट करते हैं। तो नोड जेएस, एक्सप्रेस, इसका यूज करके आप जो एपीआईज होती है, मैंने बोला था जो बैकएंड मैंने बताया था, बैकएंड बनाया जाता है, उसके थ्रू एपीआईज बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी, जिसको बोलते हैं रेस्ट एपीआईज। उसके बाद उसमें राउटिंग क्या होता है, मिडल वेयर्स क्या होते हैं, ये सब बैकएंड के पार्ट होते हैं, जिसमें, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथेंटिकेशन आपको सीखना है, कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अलग से ये कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें JWT आता है, जेसन वेब टोकन्स। उसके बाद आपको सीखना है एरर हैंडलिंग, यानी कि
कोई एरर आता है तो उसको कैच कैसे करना है, उसको लॉक कैसे करना है, उसका यूज करके डिबगिंग कैसे करना है, तो ये सारी चीजें बैकएंड के बेसिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको डेटा को स्टोर करने के लिए हमको लगता है डेटाबेस, जिसके लिए बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है। दो टाइप की जनरली डेटाबेस अवेलेबल है, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नॉन एसक्यूएल जिसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है, जेसन फॉर्मेट में जनरली डेटा को सेव किया जाता है। तो जनरली लोग स्टार्ट करते हैं मोंगोडीबी से, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। ये है नॉन एसक्यूएल, नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो डिपेंड क्या यूज केस है उसके हिसाब से कंपनीज यूज करती हैं, तो आप दोनों ही सीखना मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो होता है ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इसमें माई एसक्यूएल से आप स्टार्ट कर सकते हो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल थोड़ा सा एडवांस होता है। उसके बाद आप सीख सकते हो ओआरएम्स, जिसमें प्रिज्मा और भी बहुत सारे ओआरएम आपको मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो आप क्वेरीज लिखते हो उसको सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सीखना है, आपने डेटाबेस सीख लिया, बैकएंड सीख लिया, फ्रंट एंड सीखना है, उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट सीखना है। डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट के पहले आप कुछ प्रोजेक्ट बना लो, मैं तो बोलूंगा पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग है, टू डू ऐप है, ई कॉमर्स स्टोर है। ये सब बनाने के बाद आप सीख जाओगे कि भाई क्रड कैसे काम करता है। क्रड मतलब क्रिएट करना, डेटा को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें कैसे काम करती है, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। इतने सारे प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वर्सल एक ऑप्शन है जो बहुत ही वन क्लिक में डिप्लॉय हो जाता है, वर्सल, नेटलीफाई, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ईजी होता है इसमें वर्सल पे। उसके बाद अगर आपको फुल स्टैक कोई ऐप डिप्लॉय करना है तो आप रेंडर, रेलवे, fly.io यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको फ्री टायर मिल जाता है इसके अंदर भी। एंड उसके बाद अगर आपको आपका डेटाबेस डिप्लॉय करना है, तो अगर आप MySQL यूज कर रहे हो तो बहुत ईजी होता है। cPanel वाला कोई भी होस्टिंग आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपको MySQL डेटाबेस भी मिल जाता है, वो डिप्लॉय वहां पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप PostgreSQL यूज कर रहे हो तो आप सुपरबेस यूज कर सकते हो, नियॉन यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लैनेट स्केल जो होता है ये यूज होता है MySQL को डिप्लॉयमेंट करने के लिए। बेसिकली ये सारे डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये आपके ऑलरेडी क्लाउड होस्टेड डेटाबेस है, यानी कि आपका जो डेटाबेस है ऑलरेडी होस्टेड रहेगा, आपको सिर्फ उसको डायरेक्टली यूज करना रहता है। इसको बोलते हैं क्लाउड होस्टेड डेटाबेस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका बेसिक रोड मैप, यानी कि ये सीख लिया तो आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सब का नॉलेज हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट का नॉलेज हो जाएगा। और आप जॉब रेडी हो जाओगे, यानी कि आपको एक मीडियम स्केल वाली जो कंपनीज रहेंगी, स्टार्टअप रहेगा, वहां पे जॉब मिलना ईजी हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिग कंपनीज को टारगेट कर रहे हो और प्रो लेवल बनना चाहते हो, अब ऐसा नहीं कि एवरेज डेवलपर बन के नहीं रहना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा फिर ये सारे कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है हो सकता है आपने कभी सुने नहीं रहेंगे। मैं आपको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ पे यूज होती है और क्यों यूज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रो लेवल डेवलपर बनना है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो पहली चीज, एडवांस फ्रंट एंड आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक फ्रंट एंड सीख लिया, उसके बाद एडवांस फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क होता है। कोई कोई लोग रिएक्ट जेएस सीखने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट जेएस पे जंप करते हैं, तो नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस होता है ये पूरा का पूरा बैक एंड फ्रंट एंड सब मिला के एक फ्रेमवर्क होता है। तो आपको इसलिए बैक एंड फ्रंट एंड सब आना चाहिए, तो ही आप नेक्स्ट जेएस पे जंप करोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज सिर्फ फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट जेएस यूज करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका एक बैक एंड फ्रंट एंड क्लियर हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट जेएस पे जंप करो। तो ये बेसिकली क्या है, रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क आप समझ लो, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्री बिल्ड फीचर मिल जाते हैं आपके वेबसाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे लेजी लोडिंग हो गया, कैशिंग हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है टेस्टिंग, जिसमें साइप्रस और प्लेराइट काफी ज्यादा फेमस टूल है टेस्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। जिसमें आपका दो टाइप का टेस्टिंग आता है, एक्चुअली यूनिट टेस्टिंग आता है और एक एंड टू एंड टेस्टिंग आता है। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली उसके लिए अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा साइप्रस और प्लेराइट फेमस है, जिसको ऑटोमेटेड टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये जनरली एक और टीम होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग क्यूए टीम, वो लोग करते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनी जो स्टार्टअप होते हैं वो तो डेवलपर को ही बोलते हैं करने के लिए। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टीडीडी बोलते हैं। यानी कि पहले आप टेस्ट केसेस लिखोगे, उसके बाद डेवलपमेंट करोगे, यानी कि उसके बाद आप कोडिंग लिखोगे एक्चुअली कि कैसे काम करता है चीजें। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, तो रिडक्स के अलावा आपका आता है जस्ट एंड, टेन स्टैक क्वेरीज, ये भी सीख सकते हो। ये बहुत ही लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं। और उसके बाद वेब परफॉर्मेंस टूल, तो आपके क्रोम में आता है एक लाइट हाउस करके, जिसके थ्रू आप जो कोर वेब वाइटल्स है वो चेक कर सकते हो। जैसे कि कोई भी वेबसाइट जो होती है 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए फर्स्ट पेज लोड होने के लिए, या फिर जो इमेज है वो कितना टाइम ले रहा है लोड होने, उसके बेसिस पे ये जो है कोड वेब वाइटल डिसाइड होते हैं। उसके हिसाब से जो आपका वेबसाइट होती है उसकी रैंकिंग डिसाइड होती है कि इसका ये जो सर्च करेगा कोई तो ये वेबसाइट कौन से रैंक पे आएगी, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि उनका वेबसाइट जो है फर्स्ट रैंक पे है, तो इसलिए उनका जो एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो ऑप्टिमाइज करते हैं यूजिंग दिस
दीज टूल्स। उसका आता है आपका फ्रंट एंड हो गया एडवांस बैकएंड। एडवांस बैकएंड में ये नेस्ट.जेएस और फास्टिफाई और गो, ये सब क्या है, नोड जेएस के फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे कि रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, वैसे ये भी नोड जेएस के फ्रेमवर्क होते हैं। बहुत ही फास्ट अगर आपको एप्लीकेशन और स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना है तो इसके लिए यूज किया जाता है। ग्राफ कीवेल यानी कि मल्टीपल, देखो जनरली क्या होता है, मल्टीपल रेस्ट एपीआईज होती हैं, लेकिन ग्राफ कीवेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही एपीआई होती है, उसके थ्रू ही सारा डेटा आप फेच करते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। जीआरपीसी यानी कि अगर आपको माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो आप ये यूज करते हो, जीआरपीसी। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको बताया था जेडब्ल्यूटी, यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए जेसन वेब टोकन यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एडवांस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, जैसे कि ऑट2 हो गया, एसएसओ मतलब सिंगल साइन ऑन, यानी कि एक ही बार आप लॉगिन करोगे और मल्टीपल एप्लीकेशन आपको एक्सेस करने मिल जाता है, जैसे कि आपने गूगल वर्कस्पेसेस देखा रहेगा, राइट। एंड उसके बाद वेब सॉकेट, अगर आपको चैट एप्लीकेशन बनाने का है, यानी कि रियल टाइम आपका जो चैट एप्लीकेशन क्या होता है, रियल टाइम आप देखते हो, राइट, चैट करते हो, तो रियल टाइम कुछ डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए वेब सॉकेट यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटाबेस के एडवांस कॉन्सेप्ट। तो पोस्टग्रेसक्यूएल मैंने ऑलरेडी बताया था, उसमें भी जो एडवांस कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे लिखा जाता है, प्रोसीजर्स कैसे बनाए जाते हैं। उसका रेडिस मैंने बताया था, कैशिंग मैकेनिज्म, राइट, आपको कैशिंग मैकेनिज्म अगर इंप्लीमेंट करना है तो आप यूज करोगे रेडिस, बहुत ज्यादा फेमस है। एंड उसके बाद वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, अब आ गए हम लोग एआई पे। तो वेक्टर डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको ना, जो आपका नॉर्मल डेटाबेस होता है पोस्टग्रेस वाले और जो मोंगोडीबी वाले, उनको वो नहीं समझ में आता है। आपका जो डेटाबेस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर डेटाबेस में, जिससे बहुत ही ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं एआई, उसको बहुत जल्दी समझ में आता है मुझे ये वेक्टर डेटाबेस। इसके लिए देखो ये सारे जो है वेक्टर डेटाबेस है, ठीक है, इसका यूज कर सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन। शार्डिंग मतलब होता है जो बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, बहुत सारे यूजर रहेंगे तो बहुत बड़ा डेटा सेट रहेगा, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं शार्डिंग। एंड रेप्लिकेशन यानी कि जो डेटा होता है उसका मल्टीपल बैकअप क्रिएट करके रखना, ताकि कोई कोई फेल हो या कोई डेटा करप्ट हो तो अपने पास बैकअप उसका होना चाहिए, तो मल्टीपल उसकी कॉपीज मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई बहुत ज्यादा डिमांडिंग इस वक्त है मार्केट में, क्यों, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन, हर एक कंपनी अपने वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, सब में एआई इंटीग्रेट कर रही है, तो उसके लिए जनरेटिव एआई आना जरूरी, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो। तो पहली चीज आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए, ये आपको पता रहेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बाद रैग होता है, रिट्राइवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन, यानी कि अगर आपको जो आपका मॉडल होता है वो प्री ट्रेन होता है कुछ डेटा के ऊपर, ठीक है, लो आपके हिसाब से हमेशा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे पास एक पीडीएफ है, आपका मॉडल है उसके हिसाब से आंसर करना चाहिए, तो आप उसको रैग यूज कर सकते हो, और आपका जो मॉडल है वो पीडीएफ में जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से आंसर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा एग्जांपल था, तो उसके लिए रैग सीखना चाहिए। उसके बाद लैंग चेन, लामा इंडेक्स, लैंग ग्राफ, ये सब फ्रेमवर्क है एआई के, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा डिमांडिंग है, वर्क फ्लोज बनाना है उसके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एलएलएम एपीआई, जैसे कि ऑलरेडी जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी आपको पता है, तो चैट जीपीटी की कंपनी कौन है, ओपन एआई है, राइट। तो ओपन एआई, जेमिनी गूगल ने बनाया है, ठीक है, एंथ्रोपिक, तो ये सारे जो एआई मॉडल्स है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी एलएलएम की एपीआई देती है, जिसका यूज करके आप चेक कर सकते हो कि भाई ये सारी काम कैसे करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए कि इनकी एपीआई कैसे यूज करना है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग, इसमें कॉन्सेप्ट आता है लॉरा, क्यू लॉरा, तो बेसिकली आप अपने मॉडल, जो मॉडल होता है उसको कस्टमाइज करते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। उसके बाद एआई एजेंट्स का यूज करके कैसे आप चीजों को, मल्टी स्टेप जो चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। हम लोग अपनी कंपनी में बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर दी हैं यूजिंग एआई, तो बहुत सारी कंपनीज ये अभी करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि आपने देखा रहेगा N8N है, उसके बाद आता है आपका trigger.dev, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसका यूज करके आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देते हो। नेक्स्ट आता है आपका डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था, लेकिन बहुत ही बेसिक था वो, ठीक है। उसके बाद आप देखो डिप्लॉयमेंट और डेवऑप्स, अगर थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स की अलग टीम भी होती है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। डॉकर क्या होता है, डॉकर कंटेनर्स क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। कुबरनेट्स क्या होता है, बेसिकली पूरा डिप्लॉयमेंट इसके थ्रू ही चलता है। CI/CD यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिसमें गिटहब एक्शंस का यूज होता है, और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। तो गिटहब देखो, गिटहब लोगों को गिट लगता है कि सिर्फ पुल पुश ब्रांचेस बनाने के यूज नहीं, गिटहब जो वर्क फ्लोज बनाने के लिए यूज होता है, ऑटोमेट करने के लिए होता है, CI/CD पाइपलाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है इसको। उसके बाद आता है आपका AWS, GCP, Azure, ये सब क्या है, ये सब है क्लाउड सर्विसेज। AWS जो अमेजोन का, अमेजोन वेब सर्विसेज है, GCP, Azure
जो जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, राइट? नेटफ्लिक्स में जितनी भी मूवीज है सब ऑपरेट होती है किसके थ्रू? AWS के थ्रू। यानी कि नेटफ्लिक्स में आप कुछ भी देखते हो तो किसको पैसा जाता है? Amazon को पैसा जाता है, ठीक है? तो AWS, GCP जो सबसे ज्यादा AWS यूज होता है, तो क्लाउड सर्विसेज आपको आने चाहिए, जैसे कि S3 क्या होता है, EC2 क्या होता है और क्लाउड फ्रंट क्या होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आप यहाँ पे AWS सीख लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाएंगे। Azure जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, GCP जो है ये गूगल का है। नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना रहे हो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने सुना रहेगा बहुत सारे किसी का वेबसाइट हैक हो गया या तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट? तो बहुत सारे कंपनीज जो हैं ये ऐसे हैकाथॉन कराते हैं ताकि उनकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं वो उस हैकाथॉन में पता चल जाए। तो हैकाथॉन करते हैं जिसमें उन बोलते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन या वेबसाइट है उसको हैक करके दिखाओ, उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या इश्यूज है, क्या सिक्योरिटी फॉल्ट है। वो सारी चीजें कंपनीज उसके लिए अलग एक्चुअली डिपार्टमेंट भी रखती है, लेकिन आपको भी आना चाहिए, वाइल डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है? उसके बाद SQL इंजेक्शन, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना है, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। इसमें थोड़ा थियरी पार्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको आनी चाहिए जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपको बनाने हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है? आप AWS का यूज कर सकते हो या फिर जो भी है डॉकर ये सब सीखे हो उसका यूज करके आपको डिप्लॉयमेंट सीखना है। तो जैसे कि AI पावर्ड आप SaaS एप्लीकेशन बना सकते हो, रियल टाइम चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप माइक्रो सर्विसेज ई-कॉमर्स ऐप बना सकते हो। आप पढ़ लेना माइक्रो एप्स क्या होते हैं, मोनोलिथिक ऐप क्या होता है, AI नॉलेज बेस, ठीक है? चैट विद PDF, जैसे कि आपका जो मतलब आप एक चैट ऐप बनाओ जिसमें वो आपके आपके PDF के हिसाब से आंसर करे, जिसमें मैंने रैग बताया था उसमें रैग यूज कर सकते हो आप। उसके बाद एंटरप्राइज डैशबोर्ड, आप कुछ बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कुछ बनाओ, AI जो आपका पूरा बिजनेस का इनसाइट दिखाता हो यूजिंग AI। आप उसमें AI इंटीग्रेट करो, मैं तो बोलूंगा जेन AI के कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज करो। तो आई होप गाइज आप समझ में आ गया कि आपको क्या बनना है, प्रो लेवल बनना है, एवरेज बनना है, आपको मेहनत नहीं करना ज्यादा, तो आप एवरेज डेवलपर बन के भी जॉब ले सकते हो, आपकी सैलरी भी एवरेज रहेगी उसके। अगर आपको प्रो बनना है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो यार। नॉलेज खुद सारे नॉलेज खुद ही रख लोगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।